स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग प्रेपोजिशन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा भी है, तो दिस इज़ वाई आई एम हियर विद दोज क्वेश्चंस टू हेल्प यू आउट, और इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देखो हम लोग प्रेपोजिशंस को समझते क्या हैं। इसे आपको इसका उच्चारण होना चाहिए प्रेपोजिशंस। ओके, सो प्रेपोजिशंस का मतलब ये होता है ऐसे शब्द जो एक वाक्य में ना नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध उस वाक्य में प्रयुक्त नाउन से प्रकट करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आई एम टायर्ड है, खाली स्थान है दीज प्रोग्राम्स, तो दीज यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव्स के साथ देखो यहाँ पे एक नाउन आया हुआ है प्रोग्राम्स, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये नाउन्स है। तो कहीं ना कहीं से प्रेपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वाई यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको अंत तक ये वीडियो देखना है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है, आपको इस 4 विकल्प में से चुनना है कौन सा विकल्प सही है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में चीज़ों को लिख करके बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है। देखो कहीं ना कहीं से देखो आंसर जानने से मतलब नहीं होता, इसका मीनिंग समझो। मैं समझाता हूँ कि वाई क्यों यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। देखो अगर है यहाँ पर है टायर्ड, मतलब होता है थकना। आई मैं हूँ टायर्ड, थका हुआ। दीज प्रोग्राम्स, इन कार्यक्रमों से, मतलब कुछ कार्यक्रम है जिससे आप थक गए हो। तो अब से का अर्थ तो आ रहा है, बट आप लोग यहाँ पे देखो सोचोगे कि टायर्ड यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए। देखो कभी भी प्रेपोजिशन का जो मीनिंग है ना, जब जिसके साथ ऐड होता है उसका मीनिंग कुछ और निकल के आता है ना। अब जैसे आपको यहाँ पे देखो सही ऑप्शन फ्रॉम नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉम यहाँ पे टायर्ड के साथ देखो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा लगता है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो टायर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स है जो हमेशा यूज़ होता है। आप कभी अखबार में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप देखते होंगे। आप लोग देखो प्रीपोजिशंस केवल रूल जान लेने से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट यू नीड टू गो फॉर योर प्रैक्टिस पार्ट। प्रैक्टिस पे ये बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फ्रॉम, इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा। टू भी इसमें नहीं लगाना है आपको। बाय ऑप्शन सही नहीं है, इसके साथ ऑफ लगता है। मतलब कि जब भी कभी आपको वाक्य में टायर्ड दिखे ना, तो टायर्ड के साथ ऑफ आपको लगाना है। टायर्ड के साथ ऑफ लगता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बिलोंग है, तो बिलोंग के साथ और कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, बिलोंग के साथ टू लगता है। आपको ऐसे ही चीज़ों को याद करना होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए जो मैंने लिखा है, द लेडीज वर सरप्राइज्ड, खाली स्थान है द सेलर्स रूडनेस। रूडनेस का मतलब होता है अभद्र व्यवहार या कड़वा रूखा व्यवहार। ठीक है ना। द लेडीज वर सरप्राइज्ड, मतलब कि जो वहाँ पे लेडीज़ थी, महिलाएं थी, वो सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित थी। द सेलर्स रूडनेस, जो सेलर जो बेचने वाला था उसके रूडनेस पर क्या थी, मतलब वो कहीं ना कहीं से सरप्राइज्ड थी, आश्चर्यचकित थी। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, सरप्राइज्ड वर्ड जब भी आता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन सेट होता है। तो सरप्राइज्ड के साथ देखो विथ लगाना इस वाक्य में सही नहीं है, आपको विथ नहीं लगाना है। आपके लिए विकल्प बी है जो बाय है, ये भी सही नहीं है। फ्रॉम भी नहीं सही है, आपको लास्ट ऑप्शन सही करना है, जिसका यहाँ पे मैंने लिखा है कि डी ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा गया है कि सरप्राइज्ड एट। अब देखो यहाँ पे अगर एट फिल करते हो तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका, देखो सही आंसर इसमें रखा गया है, द लेडीज वर सरप्राइज्ड एट द सेलर्स रूडनेस। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना चाहिए अब। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, देखो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही पूछे जाते हैं और बहुत ही जैसे जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हो सके थोड़ी देर के लिए, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस सी द थर्ड वन, है ना। आई एम फॉन्ड, खाली स्थान, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ म्यूज़िक। जैसे किसी भी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, आदी होना, तो यहाँ पे फॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो विकल्प आपको ऐसे दे सकता है ना,
एट, फॉर, सी हो जाएगा, ऑफ, और डी हो सकता है फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स को लगता है ना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन कुछ परीक्षाओं में ना केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आंसर भरना होता है। जैसे कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई एम फॉन्ड खाली स्थान है म्यूजिक। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब भी फॉन्ट वर्ड आएगा तो आप ये लिख के रख लो माइंड में हमको कि ऑफ यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? ऑफ यूज़ करना है। तो आपको हमेशा फॉन्ट के साथ और कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करना है। फॉन्ट, ऑन, फ्रॉम, अपॉर्ट, ये सब जो भी है ना कन्फ्यूज़न के लिए आपको दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड होंगे और गलत आंसर करके आएंगे। तो एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे ऑफ यूज़ होगा, जिसमें से ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन सी आप सही करेंगे। ऑप्शंस बदल सकते हैं, एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उस हिसाब से आपको चीज़ों को समझना होगा। तो आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। जितने प्रेपोजिशन पार्ट आपको समझाए जा रहे हैं ना, आपको आसानी से समझना है और इसे बार बार वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पूछा गया था, है ना। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ही मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। अगला है द बिल्डिंग इज इन्फेस्टेड रैट्स। देखो इन्फेस्टेड मतलब होता है ग्रसित होना। किसी भी चीज़, जैसे कहते हैं ना कि वह रोग से ग्रसित है, या मतलब यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ना ये चूहों से ग्रसित है। आई मीन यहाँ पर चूहे हैं इस घर में, बिल्डिंग में। अगर फॉर एग्जांपल है तो देखो यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल चौथा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन देगा, है ना, ऑफ, बी रहेगा आपका, एट, सी अगेन होगा, टू, और डी है मैं लिख रहा हूँ आपके लिए विथ ना। तो देखो इन 4 विकल्प में से कौन सा बेस्ट है। आप लोग देखो जब भी 4 विकल्प में से जब कई सही नज़र आए ना, तो आप थोड़ा ये देखा करो कि कौन सा सही नहीं हो सकता है। अगर सब मतलब कि अगर पूछा जाए कि भारत की राजधानी इनमें से कौन सी है, और अगर उसमें 2 विकल्प बांग्लादेश और नेपाल दिए गए हैं, तो वो तो कतई नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो दूसरे देश हैं। कहीं ना कहीं से जो चीज़ें एलिमिनेट हो पा रही हैं उसको पहले एलिमिनेट कर दो, उसको अलग कर दो। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि इन्फेस्टेड के साथ हम कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, एट भी नहीं लगता है, टू नहीं लगता है, तो आपको विथ यहाँ पे इसके साथ लगाना है ना। इन्फेस्टेड विथ यूज़ होगा कि ये जो बिल्डिंग है वो चूहों से ग्रसित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बस ये कहानी समझनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट वी हैव हियर इज़, अभी ध्यान देंगे आप लोग, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन का पूरा आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला। The court is adjourned a week। यहाँ पे खाली स्थान में आपको प्रेपोजिशन भरना है। यहाँ पर टू है, फ्रॉम है, अबाउट है और डी है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, फॉर। तो आपको इसमें से विकल्प बताना है। फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखा करिए इसका विकल्प क्या होगा। आंसर तो मैं बताने वाला हूँ, बट यू नीड टू ट्राई इट। आपको ट्राई करना है इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होने वाला है ना इज, यहाँ पे देखो वीक लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करी गई है, तो यहाँ पे फॉर अ वीक ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एडजर्न्ड फॉर अ वीक, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका फॉर होने वाला है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली कॉम्पिटिटिव मोड में भी पढ़ाई होती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वीडियोज़ उसकी आपको पक्का मिलने वाली है, तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करेंगे, है ना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखो ये एक मल्टीपर्पज़ आपका एक क्लास हो जाएगा जिसमें आप चाहो तो अपना नॉलेज भी डेवलप कर सकते हो और आप कहीं ना कहीं से कम्पिटेटिव तैयारी भी कर सकते हो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन 6 नंबर पे हम लेकर के आते हैं, है ना। सो अगला है सी इज एडिक्टेड वाइन। देखो वाइन का मतलब एक प्रकार का शराब होता है, यहाँ पे एस कैपिटल होगा, वाक्य की कभी भी शुरुआत हम क्या करते हैं, कैपिटल से करते हैं। तो सी इज़ एडिक्टेड और वाइन, तो यहाँ पे क्या है ना, ABCD ऑप्शन आपके मिलेंगे, बट यू नीड टू कीप इन माइंड ना कि हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो एडिक्टेड फ्रॉम टू एंड ऑन। तो एक बार फिर से आप लोग ट्राई करिए, आंसर आप लोग लिख करके भेजिए चैट बॉक्स में, है ना, कमेंट ज़रूर करिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी इज़ एडिक्टेड, तो इसके साथ भी एक सेट प्रीपोजिशन टू ही यूज़ होता है। हमेशा हम प्रीपोजिशन, देखो ज़्यादातर प्रीपोजिशंस में ना रूल्स तो काम नहीं आते हैं, क्योंकि आपको कितने भी रूल्स पढ़ा दिए जाए ना, फाइनली आपका प्रैक्टिस कितने सेट सॉल्व किए हो वो काम आता है। तो दिस इज़ वाई यहाँ पे ध्यान रखना कि जहाँ कहीं भी एडिक्टेड आएगा वहाँ पे टू आंसर लगाना है आपको। तो यहाँ पे एडिक्टेड ऑप्शन, यहाँ टू, ऑप्शन सी सही होगा आपके लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आपको इन सारी चीज़ों को नोट करना है, कि नोट्स बनाइए और आप सॉल्व करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, देखो ये मैंने देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बार बार पूछे गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वॉक्ड कॉन्फ्रेंस हॉल। यहाँ पे देखो विकल्प है इन, ऑन, टू और ऑप्शन डी है इनटू। चलो इसमें कुछ सॉल्व करते हैं, एक बार ट्राई करिए आप लोगों का आंसर क्या सही हो सकता है। देखो यहाँ पे पहले चीज़ों को समझो, जैसे अगर मान लो ये कोई जगह है ना, इस जगह में अगर ये कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अगर स्थिर अवस्था में कोई चीज़ है और किसी भी चीज़ के अंदर है तो उसमें इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें, सपोज ये घर है और इसमें बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हुए आ रहा है ना, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग होता है। जब कोई व्यक्ति स्थिर है किसी भी चार दीवारी या किसी भी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर है तो वहाँ पे इन लगता है, लेकिन गति जहाँ इन्वॉल्व होती है वहाँ इनटू लगता है। देखो ऑन का मतलब पर होता है, पर के सेंस में यहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस हॉल पर तो टहले नहीं है, चाहे गए नहीं है। इन का मतलब में है, देखो यहीं पे कन्फ्यूज़न है। देखो टू वॉक्ड टू कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं होगा, क्योंकि वॉक्ड के साथ यहाँ टू भी नहीं लगाना है आपको, देखो ऑन भी नहीं लगाना है। दो विकल्प आपका पूरा गलत है। कन्फ्यूज़न आपको इन और इनटू में है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना है कि जिसमें वॉक्ड, यहाँ पे मूवमेंट अलाउड है ना, तो मूवमेंट के केस में जहाँ पर गति इन्वॉल्व होती है, गति की स्थिति में हमें इनटू लगाना है। तो यहाँ पे आपका इनटू ऑप्शन सही होगा, आपको यहाँ पे इनटू फिल करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप फटाफट से चीज़ों को नोट करते रहिए और मिलते हैं आप लोगों के साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था। दिस इज़ वाई आई डिसाइडेड टू गिव यू सम वीडियोज़ ऑन प्रीपोजिशंस। ओके, सो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन ये है, शी leaves
देखो यहाँ पे ना क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें ए बी सी डी, इसमें डबल प्रीपोजिशन फिल करना है। तो पहला विकल्प है टू ऑन, दूसरा विकल्प है टू फॉर, है ना, तीसरा विकल्प है एट और इन, और चौथा विकल्प है एट प्लस इनटू। देखो 4 विकल्प है, आपको चारों विकल्प में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। देखो सी लीव्स महिमापुर, देखो महिमापुर एक छोटे से स्थान का नाम है, गांव है, और जौनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, जैसे ये थोड़ा बड़ा स्थान है। तो कहीं ना कहीं से आपको ये ध्यान रखना होता है कि एट और इन में थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, जब स्थान प्लेस की बात करी जाती है तो यहाँ पे ध्यान रखना एट जो है ना छोटे स्थान के लिए यूज होता है और इन बड़े स्थान के लिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि भले ही एट का मतलब पर आप पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर मे का अर्थ आएगा, है ना, मतलब वह महिमापुर में रहती है और जौनपुर में भी रहती है। तो दोनों ही चीज़ें मे के अर्थ में, वह जौनपुर के महिमापुर में रहती है। तो कहीं ना कहीं से देखो यहाँ पे 2 प्रीपोजिशन की ज़रूरत होगी। तो ये जो छोटा स्थान है इसके लिए आपको एट यूज़ करना है, और जो बड़ा स्थान है ये जौनपुर है, इसके पहले आपको प्रीपोजिशन इन यूज़ करना है। तो ये दोनों देखिए विकल्प इसमें कहाँ दिया गया है, तो एट और इन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यहाँ पर प्रीपोजिशन एट और इन यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे समझते हैं चीज़ों को, है ना। वी स्टिल हैव 2 क्वेश्चंस टू सॉल्व, अ कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर, ऑल राइट। चलो और भी कुछ चीज़ों को आप लोग कमेंट करिए जो वहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो इजी है आप बता दीजिए, है ना। सी शी वेक्स अप देखो यहाँ पर समय का जिक्र किया गया है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समय के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करता है। तो किया जाता है टू इनटू एट और फॉर। तो देखो आपको इजी एक क्वेश्चन है, मैं इसलिए इजी दिया हूँ कि आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी भी वाक्य में ये ध्यान रखना समय का जिक्र होना, तो समय के साथ आपको क्या यूज़ करना है, एट यूज़ करना। सी वेक्स अप एट 5 o'clock ना। तो ये आपका प्रीपोजिशन है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, है ना। आपको एट यूज़ करना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कभी भी समय की बात हो तो वहाँ पे क्या करना है, एट का यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज ऑलवेज, खाली स्थान, अ हरी। देखो हरी मतलब होता है जल्दबाजी में होना। देखो जल्दबाजी, तो यहाँ पे देखो ज़्यादातर केसेस में कंफ्यूजन तो हो सकता है आपको, लेकिन पहले ऑप्शंस देखिए, है ना। यहाँ पे एट, फॉर, इनटू एंड इन 4 विकल्प है। आप बताएंगे इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हरी वर्ड है ना, ये हमेशा एक सर्टेन प्रीपोजिशन अपने साथ लेके आता है, इन अ हरी। जैसे आप देखोगे तो इन अ हरी बार बार आपको कहीं भी सुनने को मिलेगा। सी इज़ ऑलवेज इन अ हरी, वो हमेशा जल्दबाजी में होती है, मतलब वो जल्दी में रहती है। सी इज़ ऑलवेज इन अ हरी, तो यहाँ पे क्या है कि आपको इन यूज़ करना है ना। तो ये रहा आपका आज का प्रीपोजिशन सेगमेंट, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करवाए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियोस आप पूरा देखा करिए। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।